प्राइवेट सेक्टर पर हमला करने से बचते केजरीवाल। कॉर्पोरेट वाले जो बोल रहे थे ना, अच्छा, काफी थ्योरेटिकली थी, उसमें मैं नहीं जुड़ा। अच्छा, तो वो एक तो उसमें ये जितना मिडिल क्लास है वो एंटी हो जाएगा कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, कंपनियों के खिलाफ, वो मैं इसलिए मैं उसमें नहीं आ रहा। उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रहा था जानबूझ। वोट बैंक की राजनीति करते केजरीवाल। जो हाशिए पर जो 80% समाज है, इसमें बोलेंगे, इसमें अब आ जाइए ना, उसको वोट बैंक तो वही है असल में देश भर में। बिल्कुल। और ये भूल गया मैं, उसमें वो सब प्राइवेट सेक्टर पर हमला करने से बचते नेता, वोट बैंक की राजनीति करते नेता। आमतौर पर कुछ ऐसा ही आरोप अरविंद केजरीवाल दूसरों पर लगाते आए हैं, लेकिन एक वीडियो के वायरल होने के बाद अरविंद केजरीवाल खुद घिरे हुए नजर आ रहे हैं। यह भ्रष्टाचार का विषय है और आज मीडिया को मैनेज करने का विषय हो, जिसको लेकर उनके तमाम नेता बड़े धड़ल्ले से बोलते रहे हैं, उस पूरी की पूरी विश्वसनीयता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। अरविंद और जिस एंकर की आप बात कर रहे हैं, अगर इनके खिलाफ या अरविंद के बीच में कोई साठगांठ है, जो कि करप्शन का मामला है, जो कि कुछ इरेगुलरिटी है या कोई क्विड प्रो क्वो है या कुछ वो चाह रहा है खासतौर से पार्टी से, तब तो हम समझ सकते हैं इस बात को। लेकिन इसमें तो हमें कोई समझ भी नहीं आता कि ऐसी क्या बात हो गई जो मॉरल करप्शन या फाइनेंशियल करप्शन के करीब है। इस वीडियो में केजरीवाल के साथ दिख रहे हैं आज तक के एंकर पुण्य प्रसून वाजपेयी। सोशल साइट्स पर फैले इस वीडियो में केजरीवाल एंकर से इंटरव्यू के बाद ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत में वो खुद को फायदा पहुंचाने वाले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा चलाने की बातें कर रहे हैं। हम उनके लिए कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन लेकर, तो हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को नकार देंगे। वो मिडिल क्लास बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी हो गया। उसी को ज्यादा चला दीजिएगा। नहीं वो चलेगा। अरे वही हम तो मैंने भगत सिंह वाला हिस्सा जो है तरीका साला बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले का। ये वही केजरीवाल हैं जो इन दोनों चुनावी सभाओं में मीडिया को बिका हुआ कहने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये मीडिया वालों ने पिछले 1 साल से कहा मोदी जी ने बड़ा विकास करा, मोदी जी ने बड़ा विकास करा, मोदी जी ने बड़ा विकास करा। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पैसे खाए हैं इन्होंने मुकेश अंबानी से और अडानी से। केजरीवाल के वीडियो पर आज तक चैनल ने भी सफाई दी है। आज तक ने सफाई दी है कि केजरीवाल से बातचीत करते वक्त आज तक के एंकर का जो वीडियो क्लिप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, वो आज तक जैसे स्वतंत्र चैनल की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। इंडिया टुडे ग्रुप बताना चाहता है कि इस इंटरव्यू को बिना काट छांट के चलाया गया था। इंटरव्यू का कोई भी हिस्सा एडिट नहीं किया गया था और पूरा इंटरव्यू लाइव दिखाया गया था। यह इंटरव्यू दूसरी बार भी ज्यों का त्यों चलाया गया। इंडिया टुडे समूह इस बात में यकीन नहीं रखता कि मीडिया को किसी का पक्ष लेना चाहिए या किसी के हित में काम करना चाहिए। मीडिया को सवालों के घेरे में खड़े करने वाले केजरीवाल इस वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद से खुद भी सवालों के घेरे में हैं। बड़ा सवाल यह है कि वोट जुटाने के लिए मीडिया को कोसने वाले केजरीवाल इस वीडियो पर कब तक चुप रहेंगे। उनकी पार्टी कह रही है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन क्या अगर किसी और नेता का यह वीडियो होता तब भी उनकी पार्टी यही कहती? ये सवाल है। आगे बढ़ रहे इलेक्शन लाइव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए 1 अनार 100 बीमार वाली स्थिति बन गई है। अब बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो सेफ सीट चाह रहे हैं और जो वहां पहले से हैं वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। बहुत से दावेदार हो गए हैं। कह रहे हैं लखनऊ से राजनाथ सिंह आना चाहते हैं, तो लालजी टंडन ने कहा कि नहीं मुझे तो नहीं पता, मैं वो खुद वहां पे दावेदार बने हुए हैं। कलराज मिश्र कानपुर से उन्होंने दावा ठोक दिया है, जिनको मुरली मनोहर जोशी जी को कानपुर शिफ्ट करने की बात सुनी जा रही थी, तो वहां कलराज मिश्र खड़े हो गए कि नहीं यहां से तो मैं लड़ूंगा। मुरली मनोहर जोशी नरेंद्र मोदी के लिए सीट छोड़ने में आनाकानी कर रहे हैं, ये खबरें पहले से चल रही हैं। तो उधर राजनाथ सिंह गाजियाबाद में थे, वो सीट छोड़ना चाह रहे हैं वहां से। तो चारों कोनों में ये दिक्कत देखने को मिल रही है। यूपी में बीजेपी के अंदर जो घमासान चल रहा है उसे देखकर बीजेपी के विरोधियों को खूब मजा आ रहा है। हवा चल रही है, हवा चल रही है। अगर हवा चल रही है नरेंद्र मोदी जी की और भाजपा की, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए और उनके जो अध्यक्ष हैं ऑन पेपर राजनाथ सिंह जी के लिए सुरक्षित सीट क्यों खोजी जा रही है? बीजेपी के जो हीरो हैं, लोग कहते हैं और खासतौर से जो मीडिया वाले सब कहते हैं कि लहर चल रही, उनकी सीट
तय हो पा रही है कि वे कहां से चुनाव लड़ें। ये नौबत आई इसलिए क्योंकि बीजेपी अपने पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को यूपी से लड़ाना चाहती है। वाराणसी बीजेपी का गढ़ है, इसलिए हारने का खतरा नहीं है। ऊपर से नरेंद्र मोदी के असर से पूर्वांचल की 20 सीटों पर बीजेपी अपना झंडा लहराना चाहती है। लेकिन इधर मोदी के नाम की चर्चा शुरू हुई, उधर बीजेपी के कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी नाराज हो गए। मुरली मनोहर जोशी इलाहाबाद सीट से 3 बार जीत चुके हैं, लेकिन 2004 में वो यहां से हारे तो 2009 में उन्हें वाराणसी से टिकट दिया गया। 2009 में उन्होंने ये सीट जीती थी। बीजेपी जोशी को वाराणसी से हटाकर कानपुर ले जाने की तैयारी में थी। कानपुर में बीजेपी के नेता कलराज मिश्र पहले से ही तैयारी में लगे हैं। जोशी को लाए जाने की खबर सुनते ही कलराज मिश्र भी कैमरों के सामने आ गए। क्या आप भी क्या कानपुर से लड़ रहे हैं, सुनाओ क्या सच्चाई है? हाँ, मैं कानपुर से निश्चित रूप से पहले से तैयारी भी कर रहा हूं और मन भी बनाया हूं। पार्टी के नेतृत्व के कहने के आधार पर ही बनाया हूं, लेकिन जो भी केंद्रीय चुनाव समिति फैसला लेगी वो स्वीकार होगा। एक दूसरी सीट को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद है राजनाथ बनाम लालजी टंडन का। राजनाथ सिंह दिल्ली से सटे गाजियाबाद से पिछली बार चुनाव जीते थे, लेकिन सर्वेक्षणों में दिल्ली से सटे इलाकों में आम आदमी पार्टी का अच्छा खासा असर है। अगर राजनाथ सिंह चुनाव हारते हैं तो उनके राजनीतिक करियर पर बड़ा ब्रेक लग जाएगा। इसलिए राजनाथ सिंह लखनऊ से उतरने की तैयारी में हैं। लेकिन राजनाथ सिंह का नाम लखनऊ से उछलना ही बीजेपी नेता लालजी टंडन को अखर गया। बड़ा स्पष्ट है कि लखनऊ से मैं कॉर्पोरेटर से लेके एमपी तक और विधायक से लेके मंत्री तक सारा मेरा राजनीतिक जीवन लखनऊ में बीता। यहीं मेरा जन्म हुआ, यहीं अंत होगा। अगर आप कह रहे हैं कि लहर चल रही है और वो भी बहुत जोरदार लहर चल रही है मोदी की, तो उसमें तो आप कहीं से भी खड़े हो जाइए, किसी को भी खड़ा कर दीजिए, उसको जीतना चाहिए। ये तो बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बताइए वो अपना ढूंढ रहे हैं सीट। ये एक थोड़ी सोचने वाली बात है और इससे जो छवि जा रही है वो ये जा रही है कि तमाम दावों के बावजूद जब टिकट बंटवारे की बात आ रही है, टिकट चुनने की बात आ रही है, तो नेता कुछ घबराते से नजर आ रहे हैं बीजेपी के। नहीं, बीजेपी नेताओं ने ये भी कहा कि आखिरी फैसला केंद्रीय चुनाव समिति ही करेगी, लेकिन ये भी तय है कि आपसी मनमुटाव बीजेपी के मिशन 272 के सपने पर पानी फेर सकता है। उधर अमर सिंह और जयाप्रदा कांग्रेस में जाने वाले थे, ये सुना था ना आपने, सबने ये सुना था, चले गए आरएलडी में। जी हाँ, अजीत सिंह की पार्टी में चले गए और जयाप्रदा बिजनौर से चुनाव लड़ेंगी। अमर सिंह भी चुनाव लड़ेंगे, देखिए। जब चाहे तब रंगा खुश, जब चाहे तब रंगा उदास। बहुत दिनों बाद अपने पुराने रंग में दिखाई दिए अमर सिंह। वही शेरो शायरी और तीखे बाण छोड़ने का पुराना अंदाज। असर उनको जरा नहीं होता, रंग राहत फिजा नहीं होता। बेवफा कहने की शिकायत है, बेवफा कहने की शिकायत है, फिर भी साहब वादा वफा नहीं। इस बार निशाने पर थे एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव। नसीहत ये कि मुलायम अपने पुराने घर में लौट आएं। तो मुलायम सिंह जी ने मुझे कई बार कहा है कि मुझे विरोधी दल का नेता और अध्यक्ष तमाम विरोध के बावजूद चौधरी साहब के आशीर्वाद से मैं बना। ये वही घर है मुलायम सिंह जी। मैं आपके पुराने घर में आया हूँ, आपके मूल घर में आया हूँ, आपको यहाँ लौटना चाहिए। पुराना घर यानी अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी। कभी चौधरी चरण सिंह ये पार्टी चलाते थे, अब चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह पार्टी संभाल रहे हैं। अमर सिंह खुद भी लोकमंच के रास्ते से आरएलडी पहुंचे और साथ ले गए अपनी करीबी जयाप्रदा को भी। वजह बताई यूपी का विभाजन और हरित प्रदेश की मांग। छोटे राज्यों के विभाजन के लिए, हरित प्रदेश के निर्माण के लिए अजीत सिंह की प्रतिबद्धता देखकर, क्योंकि मैं पूर्वांचल की लड़ाई लड़ा हूँ, मैंने ये कदम उठाया। कभी समाजवादी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अमर सिंह बीते कुछ सालों में अकेले पड़ गए थे। जाना तो वो चाहते थे कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस ने किनारा कर लिया। नतीजा वो पहुंच गए कांग्रेस के सहयोगी आरएलडी के पाले में। कांग्रेस की अनदेखी का दर्द भी अमरवाणी में सुनाई दिया। हमने कांग्रेस में कभी आवेदन नहीं दिया था, हमसे आया न गया, उनसे बुलाया न गया, फासला प्यार का दोनों से मिटाया न गया। देखिए, अमर सिंह बहुत दिनों से चाह रहे थे कि उनका कहीं पुनर्वास हो, कोई पार्टी मिले जो जहां पर वो रह सकें। कांग्रेस में उन्होंने बहुत लगातार कोशिश की, उसके बावजूद वहां दाल नहीं गली। तो अब वो बाकी कहीं और जगह, जब सारे दरवाजे बंद हो गए, राष्ट्रीय लोकदल उनको ऐसी एक पार्टी लगी जहां वो कर सकते हैं, तो वहां यहां वो डेरा डालने आ गए। मुझे नहीं लगता कि इससे राष्ट्रीय लोकदल जिस तरह का उसका चरित्र है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है।
पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरएलडी को सीट दी थी 7, इस बार दी है 8। अब सवाल उठ रहे हैं कि कहीं अमर सिंह के लिए इंतजाम करने के चक्कर में ऐसा तो नहीं हुआ। जयाप्रदा फिर भी चुनाव लड़ी और जीती, पर अमर सिंह ने राज्यसभा का रास्ता ही अब तक पकड़ा है। माना जा रहा है कि अमर सिंह फतेहपुर सीकरी और जयाप्रदा बिजनौर से चुनाव लड़ सकते हैं। अब असली चुनौती अमर सिंह के सामने भी होगी अपने आप को साबित करने की। ये सारा फोकस उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए है, क्योंकि यहीं से तय होना है शायद कि अगली गठबंधन सरकार किसकी होगी तो शायद गठबंधन ही। खैर, वो इसलिए देखिए, दिक्कत जो आरएलडी की शुरू हुई वो मुजफ्फरनगर में हुए दंगों की वजह से शुरू हुई कि वहां पे उनका जनाधार जो है उस पर वार हुआ, और अब बीजेपी वहां जो आरोपी विधायक थे उनकी पार्टी के, उनको लोकसभा का टिकट देने की मांग कर रही है। कैराना लोकसभा सीट से हुकुम से, बिजनौर लोकसभा सीट से भारतेंदु से, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से संगीत सोम और सहारनपुर लोकसभा सीट से सुरेश राणा। इन 4 सीटों से लोकसभा टिकट का ये सारा हिसाब अभी सिर्फ चर्चा में है। बीजेपी के इन 4 विधायकों को लोकसभा टिकट मिलेगा या नहीं, इसका फैसला 13 मार्च को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगा। लेकिन ये सीटें सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी के इन 4 नेताओं पर यूपी के मुजफ्फरनगर में दंगे भड़काने का आरोप है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी के भीतर 4 नेताओं को टिकट देने की मांग हो रही है, जबकि एक धड़ा भारतेंदु सिंह को टिकट देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ केस दर्ज होते ही वो गायब हो गए थे। जबकि संगीत सोम और सुरेश राणा को गिरफ्तार कर लिया गया था। संगीत सोम पर भड़काऊ भाषण देने और फर्जी वीडियो क्लिप बंटवाने का आरोप लगा था। बीजेपी की प्रदेश इकाई का आकलन है कि अगर पार्टी इन नेताओं को टिकट देती है तो राज्य में जाति के आधार पर हिंदू वोटों को बंटने से रोका जा सकता है। अगस्त सितंबर 2013 में यूपी के मुजफ्फरनगर में दंगे भड़के थे। दंगों में करीब 50 लोग मारे गए थे। हालात को काबू करने के लिए आर्मी तैनात की गई थी। बीजेपी ने 4 नेताओं के खिलाफ दर्ज मामले को झूठा बताया था। इतना ही नहीं, आगरा रैली के दौरान हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का हवाला देते हुए संगीत सोम और सुरेश राणा को सम्मानित भी किया गया था और इस रैली को नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। हालांकि दोनों नेताओं को मोदी के मंच पर आने से पहले ही सम्मानित किया गया था। अब अगर कैंडिडेट ये आते हैं तो बहुत सीमित इलाकों को छोड़ के इनका असर पूरे प्रदेश पे नहीं होगा, लेकिन इसका उल्टा असर कई जगहों पे हो सकता है कि सीधे सीधे जो दंगे के आरोपी लोग हैं उनको टिकट देने से पार्टी इस बार जो शासन और सुशासन और इस पे ईमानदारी के सवाल पे लड़ना चाहती है उसको बट्टा लगेगा। अगर बीजेपी 13 मार्च को होने वाली बैठक में इन 4 नामों पर टिकट की मुहर लगाती है तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि क्या हिंदू वोट बटोरने के लिए बीजेपी ने दंगा आरोपियों को टिकट दे दिया।